नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राकेश गुप्ता प्रयागराज से। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे एसएलई की, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस। इसको ल्यूपस भी बोलते हैं। ये एक ऑटोइम्यून बीमारी है और ये क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है। जैसे हमने बताया था आगे आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, तो उसी कैटेगरी के हैं ये फैमिली के ऑटोइम्यून बीमारियां हैं। और ये इसको बहुत नकलची बीमारी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इमिटेट करता है। तो अभी थोड़ा इसके बारे में हम हल्का सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि जैसे ये हमने जाना ही क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ तो है ही है ये, तो इसके लिए इन्फ्लामेशन तो बना ही रहेगा। जिस ऑर्गन पे लोकल हो चाहे सिस्टमिक हो सिम्टम, इन्फ्लामेशन के पूरे साइन मतलब पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, ये सब तो रहेंगे इसमें। अच्छा, अब जिस जगह पे एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा वहाँ पे इसके सिम्टम फ्लेयर अप होंगे। फीमेल में ये ज़्यादा कॉमन है मेल की अपेक्षा, स्पेशली चाइल्ड बेयरिंग एज में 20 to 40 के बीच में काफ़ी कॉमन देखे जाते हैं इसके इंसिडेंट्स। अब काजेज़ तो बहुत हैं, हमने थोड़ा खास निकाला है केवल जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं या हार्मोन पिल्स दिए जाते हैं, इससे भी इसके देखे गए हैं कि ये फ्लेयर अप होता है। फिर कुछ जेनेटिक कारण होते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आजकल लोग फैशन में अपने घर में भी यूवी रेडिएशन लगाते हैं। ये कोरोना के बाद कुछ ज़्यादा ही हुआ कि घर को जो है जर्म फ्री रखा जाए, तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। आगे एक वायरस होता है ईपीवी, इप्शम बार वायरस होता है, इसके भी देखे गए हैं कि इससे भी दुष्परिणाम में हो सकता है। स्मोकिंग बहुत बड़ा कारण है, जैसे मैंने बताया था रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, इसमें भी स्मोकिंग एक फैक्टर है। अच्छा, डायग्नोसिस तो इसकी बहुत लंबी है। सीबीसी से लेके एलएफटी, केएफटी और सब कराते हैं, यूरिन टेस्ट भी कराते हैं, क्योंकि इसके सिम्टम कहीं भी किसी ऑर्गन पे हो सकते हैं। लेकिन जो मेनली डायग्नोसिस वाला है तो इसमें एएनए कराते हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीजन, और बाद में डीएसडीएनए से कंफर्म करते हैं। तो ये है। अभी आगे देखते हैं फिर ये जो कॉमन सिम्टम हमको मिलते हैं क्लिनिक पे। अभी डायग्नोसिस तो हम और फिर करेंगे, उसकी फैमिली हिस्ट्री, बैकग्राउंड और क्या है, जेनेटिकल क्या प्रॉब्लम है, कुछ हिस्ट्री है ऐसी। तो लेकिन जो कॉमन सिम्टम मिलते हैं हमको वो हम क्लिनिक पे देख के समझ सकते हैं। लैब टेस्ट डायग्नोसिस तो बाद में होगी, क्लिनिक पे ही हम पकड़ लेते हैं अक्सर। एक सबसे खास होता है जो 40 से 60% केसेस मिलता है कि चेहरे पे बिल्कुल बटरफ्लाई लाइक रैसेस होते हैं। एसएलई का बड़ा खास ये जो है साइन माना जाता है। इसमें रिकरेंट माउथ अल्सर्स होते हैं, आर्थराइटिस की पेन होती है, ये बड़े कॉमन है जो एसएलई में मिलते ही हैं। फिंगर, इसमें एक रेनॉल्ड फिनोमेना होती है। उसमें क्या होता है कि फिंगर जरा सा ठंडा पानी में हाथ डाला, ठंडा कुछ काम किया, तुरंत उंगलियों में सफ़ेदी आ जाएगी या नीले पड़ जाएंगे। ये बड़ा देखने को मिलता है रेनॉल्ड फिनोमेना में, इसमें ये होता है एसएलई में। फिर अब आगे चूँकि सिस्टमिक है तो हर अंग पे ये असर करता है। किडनी पे करेगा तो लूपस नेफ्राइटिस बोलते हैं, प्रोटीनूरिया वगैरह होगी, और हेमेटूरिया भी हो सकती है। फोटो सेंसिटिविटी बहुत कॉमन है इसमें, धूप में रहने से इसका तकलीफ पड़ जाती है, फ्लेयर अप होते हैं इसके। इसलिए इसको बचाव के लिए हम कहते हैं कि धूप को कम से कम धूप में निकला जाए। आगे इसके अगर चेस्ट पे सिम्टम आते हैं, मरीज को डीम इंस्पायरेशन में दर्द होता है, तो प्लेरोसी, प्लेराइटिस, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। सिम्टम तो हार्ट पे भी आता है, तो पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, मतलब कोई ऑर्गन शरीर का बचा नहीं होता इससे जहाँ इसके सिम्टम ना हैं। या हो सकता है कि एक ही जगह हो, या हो सकता है सिस्टमिक हो, 1, 2, 3, 4 कई ऑर्गन पे हो। अच्छा, कुछ और इसके जो कॉमन सिम्टम, इसके अलावा कुछ और कॉमन सिम्टम क्या हो सकते हैं? जैसे मरीज प्रेजेंटेशन देता है तो बहुत थकान, उसको क्रॉनिक फटीग, डॉक्टर साहब बहुत थकान लगी रहती है मुझसे, ये बड़ा कॉमन होता है। वेट लॉस बहुत कॉमन है। हेडेक बना रहेगा, अननोन फीवर रहेगा, फीवर लो ग्रेड बना ही रहेगा, पीयू बोलते हैं इसे, पायरिक्शिया ऑफ अननोन ओरिजिन। एनीमिया बड़ा काम, जब हम सीबीसी कराएंगे एनीमिया मिलेगा इसमें। ईएसआर बढ़े रहता है, सीआरपी इसका बढ़ा ही रहेगा। इसमें स्वेलिंग देखने को मिलता है अक्सर हाथ पैर में, लिम्स में, और अराउंड आइज़ के चारों तरफ स्वेलिंग मिलती है इसमें। मसल पेन और वीकनेस होती है। अच्छा, ड्राइनेस बड़ा प्रोमिनेंट है स्किन में, अलग अलग जगह इतनी ज़्यादा ड्राइनेस की क्रैक्स हो जाते हैं, अल्सर भी हो जाता है उसमें। फिर अगर ये स्कैल्प पे ड्राइनेस है तो फिर हेयर फॉल होने लगते हैं, और कलर भी चेंज हो सकता है स्किन का। कभी कभी पैपुलर और मैकुलर जो है पस्चुलर इरप्शंस भी होते हैं। तो ये इसके थोड़े और कॉमन सिम्टम हैं। अभी इसके
लोकल और सिम्टोमेटिक सिम्टम कई हो सकते हैं सिस्टमिक, तो हम ये देखना पड़ेगा कि क्या है। अब हम थोड़ी दवाइयों की चर्चा करते हैं जो मेन पार्ट है, बाकी तो आप लोग खूब गूगल करके इसको पढ़ सकते हैं, डिटेल में तो बहुत बहुत विद्वान लोग पढ़े हैं। हम सीधे काम की बात करते हैं कि होम्योपैथिक में हम लोग क्या करते हैं। तो इसको मैनेज करना, ट्रीट करना बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन अगर होम्योपैथ डॉक्टर से आप संपर्क में रेगुलर रहे, डॉक्टर ने भी मेहनत किया, तो ये 100% क्योरेबल होता है और आसानी से मैनेज हो जाता है। सबसे पहले जो मेरा अनुभव है, मैं तो ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ थूजा टेनियम से। थूजा टेनियम सिंगल डोज में देता हूँ और इसके 15 डेज़ बाद फिर बेसिलिनम या सिफिलिनम ये हम डिसाइड करते हैं और भी सिम्टम लेके, फिर उसके 50 वो भी टेनियम में, फिर 15 डेज़ बाद हम देते हैं इसको सल्फ़र टेनियम। ये 15 डेज़ पे ये साइकिल हम चलाते रहते हैं कम से कम 3-4 महीने तक, थूजा, सिफिलिनम या बेसिलिनम, फिर सल्फ़र टेनियम में। तो सारी दवाइयाँ टेनियम में 15 डेज़ पे ऐसे रोटेशन करते रहते हैं, ये तो हम देते हैं। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो निकल के आती पेशेंट की, वो हम देते हैं। फिर आगे कुछ कॉमन दवाइयाँ हैं जो 80 से 90% केसेस में मिलते ही हैं, जैसे आर्सेनिक है, लाइकोपोडियम है, थूजा है, ग्रेफाइटिस है, एपिसमेल। तो थोड़ा हम इसके बहुत शार्ट में इंडिकेशन बताते हैं, जिससे आप समझ के खुद भी शुरू कर सकते हैं अगर चाहें। जैसे आर्सेनिक है, तो आर्सेनिक हम कब लेंगे? जब पेशेंट की स्किन बड़ी ड्राई होगी, स्केली होगी, इचिंग होगी, एक्सफोलिएशन होगा स्किन के, उसमें खुजलाएगा तो पपड़ी जैसा, भूसी जैसा कुछ निकलेगा। और इसमें एक खास बात है कि इसको गर्म से आराम मिलता है। अगर ये सिम्टम है मरीज में स्किन में, तो हम उसको आर्सेनिक देंगे। अच्छा, इसके उल्टा है एपिस में क्या होगा कि उसको गर्मी से तकलीफ पड़ेगी, उसको ठंडक से आराम मिलता है, और उसमें एपिस में रेडनेस बहुत ज़्यादा होगी, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होगी और हीट इंटॉलरेंस होती है एपिस में, और टच भी, छूने से भी तकलीफ उसकी बढ़ती है। ये एपिसमेल के इंडिकेशन है। अभी लाइकोपोडियम कब हम सोचेंगे? जब स्किन के नीचे एब्सेस लगते हैं, इसकी बड़ी खास ये सिम्टम है, एब्सेस बीनीथ स्किन, और इसमें गर्मी से तकलीफ़ बढ़ती है लाइकोपोडियम की भी, और इसकी स्किन में इतनी ज़्यादा रफनेस होती है कि फिशर्स हो जाते हैं, स्किन थिक होती है, इंड्यूरेटेड होती है, तो हम लाइकोपोडियम के बारे में सोचेंगे। अभी हाइड्रोकोटाइल, ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है, ये रिपर्टरी में तो इसको बहुत ज़्यादा दिया गया है, काफ़ी इसको वेटेज है। तो ड्राई इरेप्शन हो, थिक स्किन हो, तो हम ये हाइड्रोकोटाइल देते हैं, और इसमें मैं ज़रूर देता हूँ हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर में मैं 3 दवाइयाँ यूज़ करता हूँ एसएलई में। एक तो हाइड्रोकोटाइल क्यों, दूसरा हाइड्रेस्टिस क्यों, तीसरा स्क्रोफलोरिया नोडोसा मदर टिंचर। अब ये ज़रूरी नहीं है, जो भी सिम्टम आएगा इसमें हाइड्रोकोटाइल तो अक्सर देना ही पड़ता है। हाइड्रेस्टिस तब देंगे जब हम अल्सर होगा इसमें, अगर अल्सर हो गया तो हाइड्रेस्टिस बहुत अच्छा है पीने के लिए भी और लोकल एप्लीकेशन के लिए भी। 1:3 के रेशियो में ग्लिसरीन में मिला के इसको लोकल एप्लीकेशन कराते हैं। हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और फिर स्क्रोफलोरिया हम देते हैं, अगर इसमें स्क्रोफलोरिया नोडोसा में भी अल्सर होता है तो पीने के लिए हम इसको भी देते हैं। तो अभी ये थोड़े कॉमन हो गए, आर्सेनिक, लाइकोपोडियम, हाइड्रोकोटाइल, ग्रेफाइटिस में फिशर्स होते हैं, स्किन क्रैक्स होती है, मोटी होती है, और बाद में ये अल्सर का रूप ले लेती है, और एपिसमेल। अभी हम थोड़ा और देते हैं जो कॉमनली यूज़ होता है, उसके थोड़े इंडिकेशन बहुत स्टार्ट में देते हैं। बाकी ट्रीटमेंट तो आपको इसको डॉक्टर के अंडर में रहना पड़ेगा, इसमें हम फार्मूला नहीं बनाते और बीमारियों की तरह। तो इसमें आपको डॉक्टर के पास मिलना ही होगा और रेगुलर टच में रहना होगा, पूरी केस टेकिंग करनी पड़ेगी, पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, फिर काम बनेगा इसमें। दूसरी दवाइयों में जो कॉमनली होता है सिस्टर स्कैन, अगर ग्लैंड में हार्डनेस है, इंड्यूरेटेड ग्लैंड्स हैं, तो फिर सिस्टर स्कैन हम देते हैं। मेरा तो अपना 30 में मैं देता हूँ उसको। और फिर कालीबाइक्रोम रेस्टाक्स आते हैं, जब मैकुलर, पैपुलर या पस्टुलर इरप्शंस अगर होते हैं तो इसमें ये कालीबाइक्रोम या रेस्टाक्स जो इंडिकेशन हो, और भी सिम्टम देख के तब डिसाइड करते हैं। एक दवाई इसमें अक्सर मिलती है रेडियम रोम। इसमें क्या है, इन्फ्लामेशन के पूरे ज़बरदस्त साइन मिलते हैं, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन तो होगा ही, और बर्निंग खास होती है, इचिंग होती है, इसमें अल्सरेशन तक हो सकता है, तो रेडियम ब्रोम की, लेकिन और भी सिम्टम करेस्पॉन्ड होनी चाहिए। फिर क्रियोजोट एक दवाई आती है। क्रियोजोट में
क्या है कि ज़रा सा भी ऊंड हुआ तुरंत अल्सर बन जाता है और ब्लड बहुत जल्दी निकल आता है, ज़रा सा खरोचा नहीं ब्लड निकल गया। और इसके स्मेल जो होते हैं ऑफेंसिव होते हैं क्रियोजोट में। तो फिर क्रियोजोट के बारे में सोचेंगे हम। बायोकेमिक में मैं केवल एक दवाई यूज़ करता हूँ, साइलेसिया 12x, बहुत अच्छा, इसको कंटिन्यूस में देता हूँ, साइलेसिया 12x। अभी रिपर्टरी में हमने देखा तो इसमें हाइपरट्रॉफी और थिकनिंग है, तो केवल 2 दवाई इसमें दी हुई है, आर्सेनिक और हाइड्रोकोटाइल। लेकिन मैं इसमें लाइको भी जोड़ता हूँ मेरी तरफ से, लाइकोपोडियम में भी स्किन थिकनिंग होती है। अभी जो बटरफ्लाई रैसेस होते हैं इसके लिए 2 दवाइयाँ बड़ी प्रोमिनेंट हैं जो रिपर्टरी में है, आरम्यूर 3x और हाइड्रोकोटाइल। आरम्यूर ये मैं 3x पोटेंसी में देता हूँ और हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर में। जो बटरफ्लाई रैसेस होते हैं बहुत तेज़ी से गायब होते हैं। इसमें 2 दवाइयाँ मैं और कभी कभी देता हूँ, सीपिया और कॉलोफाइलम। तो सीपिया और कॉलोफाइलम ये भी देख के सिम्टम देने पड़ते हैं। अब बाकी जो हमने बताया कि इसके लोकल और सिस्टमिक सिम्टम होते हैं, तो अलग अलग जिस ऑर्गन पे सिम्टम हैं, अगर नेफ्राइटिस है, मायोकार्डाइटिस है, या एनीमिया बहुत प्रोमिनेंट है, या और भी हेयर फॉल हो रहे हैं, जो भी सिम्टम अलग अलग ऑर्गन पे, आर्थराइटिस है, माइल्जिया है, फिर उसके हिसाब से हम सिम्टम देख के उसकी ट्रीटमेंट की जाएगी। उसको ऐसे नहीं बताया जा सकता, वो पेशेंट को देख के ही उसकी पूरी समझ के ही दे सकते हैं। तो इसमें यही है, इसमें बचाव के तरीके जो है थोड़े आपको, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ कि धूप से ये बहुत फ्लेयर अप होता है, हीट इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा होती है इसमें, सन लाइट, तो आप बचाइए जितना बचा सकें, क्योंकि इसमें बीमारी बहुत तेज फ्लेयर अप होती है। दूसरा, इसमें योगा मेडिटेशन आपको बहुत सहायता करेगा, आप इसको रेगुलर किसी अच्छे योग गुरु से सीख के करिए। बैलेंस डाइट, इसमें 70% 80% तक अगर हो तो बहुत अच्छा है, नेचुरल हो, रॉ फॉर्म में हो, फ्रूट और वेजिटेबल्स। फिर एक मैं इस पे बहुत जोर देता हूँ फास्टिंग पे। आजकल तो इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कम से कम 15 दिन में 1 दिन या हफ्ते में 1 दिन तो व्रत पूरा कंप्लीट, कुछ नहीं, निराजल हो तो सबसे अच्छा, नहीं तो पानी पे या जूस पे ही रह के, न रहे तो फल पे भी रह सकते हैं, बहुत ज़रूरी है बॉडी क्लीनिंग करने के लिए। अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए मैं अलग से बनाऊंगा डिटेल में, तो उसकी चर्चा मैं करूंगा। फ़िलहाल फास्टिंग बहुत अच्छा है इसके लिए। और फिर मैं जो बताता हूँ ऑटोइम्यून डिजीज़ को लिए कि ये सबसे ज़्यादा आपको अपने अंदर चेंजेस लाने हैं। क्या करने हैं? लव, कंपैशन, अफेक्शन, मर्सी और चैरिटी। जितना कर पाएँ मित्रों, जितना कर पाएँ, जहाँ मौका भगवान दें, आप जैसे भी कर पाएँ आप ज़रूर करिए, तन से, मन से, धन से, जितना भी सक्षम हो। तो ये अपने मन में हमेशा भावना रखिए, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज़ की ये रामबाण दवाई है अकेले, मैं तो ये कहूँगा। वेल सिलेक्टेड मेडिसिन भी हो, अगर आपके अंदर ये सब नहीं भावनाएं हैं तो बड़ा मुश्किल होगा ठीक करना। लेकिन अगर आप ये अपने अंदर डेवलप करते हैं, लव, कंपैशन, अफेक्शन, मर्सी, चैरिटी, सबके प्रति दया, करुणा, जो भी कर सकें, कोई चैरिटी का काम अच्छी जगह जहाँ सदुपयोग होता हो पैसे का, पैसे से ना कर पाएँ तो शारीरिक श्रम से दें, कुछ भी करें, बहुत खुशी मिलती है इससे मित्रों। और इससे हमारी पूरी शरीर की सब रीडिजाइनिंग होती है। तो मित्रों, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में लिखें, मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।